ओके। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के स्ट्रक्चर में हमने कहा कि पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में आगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले में 17 में से अगर 7 बचे तो वो वाले लास्ट शेल में आ गए। क्यों? बिकॉज उसकी तो कैपेसिटी थी कि वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखो अब क्या हो सकता है। मैंने बात की थी कि इनमें हो रही है आयोनिक बॉन्डिंग। अब आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होगी? ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग ऐसे होगी कि हमारे पास सोडियम का अगर आप देखो तो लास्ट शेल में क्या प्रेजेंट है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर शेल में रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था सोडियम में। क्लोरीन में लास्ट शेल में देखो तो कितने आते हैं, 7 है वहां पे। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या कहता है? हमारे पास ऑक्टेट और डुप्लेट रूल है। अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो किसी भी एटम की ये कैपेसिटी कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर ले और वो मूव कर दे टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर उस शेल में आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो सकता है। वैसे इस लार्ज शेल की कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऑक्टेट रूल क्योंकि उन्होंने एक दे दिया, थोड़ी सी उनको एटम्स को स्टेबल करने की खातिर उन्होंने ऑक्टेट रूल का रख दिया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम की ये कैपेसिटी कि वो रिक्वायर कर ले अपने लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर ले या वो गेन कर ले, तो उसको हम कहते हैं कि वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो यही प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे भी होगा। आयनिक बॉन्ड था कि कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो यहाँ पे देखो सोडियम के लास्ट वाले में था 1, अगर वो अपना ये 1 इस क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में एक दे दे तो ये मूव कर जाएगा टुवर्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो एरो हेड के बाद है उसमें क्या हुआ हमारे पास कि सोडियम का ये जो लास्ट वाला शेल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाकी था, वो उसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये शेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो खत्म हो गया, सोडियम के पास पॉजिटिव आ गया। अब सोडियम के पास पॉजिटिव क्यों आ गया? बिकॉज हमेशा याद रखो कि जो चीज दे देगा वो अच्छा है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जिसने चीज दे दी किसी को तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो साइन आ जाता है। ठीक है, और जिसने कोई चीज ले ली है, ठीक है, तो वो बुरा है, उसने ली है तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। सिंपल सी चीज है, इसको या ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, सोडियम पे क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने दिया है एक, और क्लोरीन जिसने एक लिया है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास NaCl जो है ये पॉजिटिव सोडियम का, क्लोरीन नेगेटिव का अट्रैक्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या बनता है उससे, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में फिर एग्जिस्ट करते हैं और उस फॉर्म में ये दोनों स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी बातें आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आपने इनको लिखना भी ऐसे है कि पहले इसकी सब हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। कोई भी वो टाइप पूछ ले उसमें आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। डेफिनेशन की सब हेडिंग सेंटर में इन्वर्टेड कोमास में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट पे आपने उसकी एग्जांपल देनी है, एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्डिंग आपने बतानी है। उसके बाद आपने इसके जो है नीचे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी, और जैसे मैंने ये चीजें आपको बताई कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, वही चीजें आपने वर्ड्स में करके उसको उस एक्सप्लेनेशन में लिख के बता देनी है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट पे आपने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बगैर आप उसको बात नहीं कह सकते। ठीक है, जो आपका ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा वो आपका स्ट्रक्चर देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि आपने सही इसको एक्सप्लेन किया है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो जरूर हर उसमें ड्रॉ करने हैं, हर टाइप के साथ आपने उसका स्ट्रक्चर लाजमी ड्रॉ करना है। उसके बाद और एक एग्जांपल इसमें इनफ है। ठीक है, उसी को ही आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, बिकॉज 5 नंबर के सवाल में आप एक एग्जांपल ही उसमें लिखो तो वो मोर देन इनफ। ठीक है, उसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लो और उसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से ड्रॉ करना है आपने।
अच्छा, नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है हमारे पास अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की को पढ़ें तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में तो हमने कहा था कि भाई हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टाइप है केमिकल बॉन्ड की, जो जिसमें क्या होता है, देखो एक एटम फॉर्म हो सकता है किसी को चीज दे के, ठीक है। सेकंड क्या हमारे माइंड में सिचुएशन आती है कि हम कौन सी और सिचुएशन को कर सकते हैं कि वो दोनों शेयरिंग भी तो कर सकते हैं, ठीक है। देने के बजाय वो दोनों शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको आपने याद रखना है, ये टाइप ऑफ कोवलेंट केमिकल बॉन्ड है जो कि फॉर्म होती है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, ठीक है। इसमें हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि दोनों जो है वो एटम्स हमारे पास शेयरिंग करके तो हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। अल्टीमेट गोल इनका क्या है, हर टाइप ऑफ बॉन्डिंग का, कि उसने मूव करना है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका यही होता है। अब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में मैंने कहा कि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। तो इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। देखो हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं कि हाइड्रोजन की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है। H2 की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें देखो हाइड्रोजन के का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में उसकी प्रेजेंट है 1, लेकिन इस शेल में क्या है, अगर इसके पास 2 आ जाए तो इसका ये दोनों अगर हमारे पास शेयर कर दें, एक हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन अगर शेयरिंग कर लें उस एक इलेक्ट्रॉन की जो उनके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, तो दोनों जो है वो हमारे पास स्टेबल हो सकते हैं और वो शेयरिंग करके एक दूसरे के काम आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल इसकी थी हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन में ये देखो, फर्स्ट था इसमें हमारे पास आउटर मोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन था एक हाइड्रोजन में, एक दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो दोनों ने क्या किया, शेयर किया, तो 2 2 हो गए। और हमारे पास अब ये दोनों जो है वो उनका पहला शेल कंप्लीट हो गया और ये मूव कर गए टुवर्ड स्टेबिलिटी। उस हमारे पास शेयरिंग को इन्होंने थर्ड स्टेप में इस लाइन से या डैश से शो किया है। ये डैश हमें क्या बता रही है, ये डैश हमें बता रही है कि सिंगल हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास ये जो इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है वो हमारे पास है अबाउट ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एक एटम, अगर ऑक्सीजन के हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो हमारे पास कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। पहले शेल में तो 2 आ गए, ठीक है। पहले शेल में हमारे पास 2 आ गए, बाकी के जो 6 थे वो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में आ गए, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने कहा था कि पहले शेल में 2 आते हैं, सेकंड शेल में 8 आते हैं, मैक्सिमम 8 आते हैं। बट ऑक्सीजन के हिसाब से हम देखें तो पहले शेल में 2 आए, सेकंड शेल में 6 आए। 6 आ गए तो अब इसको कितने और चाहिए, इसको तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसका ये वाला शेल भी कंप्लीट हो जाए और ये जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाए। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर देगा। दो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आएंगे और दो एक ऑक्सीजन से आएंगे, और वो दोनों जो हैं वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना के हमारे पास जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, किसी पर स्टेज पे मैं बोलती हूँ आउटर मोस्ट शेल, किसी में बोलती हूँ वैलेंस शेल। तो आपने याद रखना है ये दोनों एक ही चीजें हैं। वैलेंस शेल बोलूं या आउटर मोस्ट शेल बोलूं तो इसका मतलब है कि मैं बाहर वाले शेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाहर वाले शेल को हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं या
आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है इसकी, जो थर्ड टाइप है इसकी कोवलेंट बॉन्ड में, वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो नाइट्रोजन में हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखना है N7 होता है। ठीक है, 7 होता है, 7 होता है, तो इसको जरा अरेंज करो। पहले शेल में आ गए 2, सेकंड शेल में कितने आ गए हमारे पास, 5 आ गए। ठीक है, इस 7 के हिसाब से जब मैंने अरेंज किया तो मेरे पास आ गए आउटर मोस्ट शेल में 5। अब इसको कितने चाहिए कि ये मूव कर जाए टुवर्ड स्टेबिलिटी। इसको वैसे तो हमारे पास नेक्स्ट शेल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, बट इसके पास अभी कितने हैं, नाइट्रोजन के पास 5 हैं। तो ये कहाँ पे इसको और कितने चाहिए, इसको तो चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, इन दोनों को कितने चाहिए, इन दोनों को 6, 3 इनको चाहिए दोनों की। अगर हम बात करें तो एक नाइट्रोजन के एटम को भी 3 चाहिए और दूसरे को भी 3 चाहिए। तो एक नाइट्रोजन का एटम 3 शेयर करेगा, दूसरा भी 3 शेयर करेगा, तो टोटल इनको 6 जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दोनों के अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, आउटर मोस्ट शेल इनके कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारे पास मूव कर गए हैं स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, और इसको मैं 3 लाइन से भी शो कर सकती हूँ इस ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि ये टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन इसको आपने उधर सेपरेट ही लिखना है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो टाइप है हमारे पास बॉन्ड की जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब याद रखें, देखो आयनिक में आपने याद कीवर्ड क्या याद रखना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। ये इसमें कीवर्ड है। कोवलेंट में क्या कीवर्ड था, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है कि वन कंप्लीट जो वन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या शेयर करता है, कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपने याद रखना है, देखो हमारे पास आयनिक में हो रही थी कंप्लीट ट्रांसफर, कोवलेंट में हो रही थी शेयरिंग हो रही थी दोनों एटम्स के बीच में। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में याद रखना है हमारे पास डोनर और रिसेप्टर्स होते हैं। डोनर क्या होता है, डोनर तो वो होता है जो कि चीज देता है। एक्सेप्टर कौन सा होता है, जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए एक्सेप्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक्सेप्टर है। ठीक है, जो डोनेट करेगा वो एटम जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो हम कहते हैं कि वो डोनर एटम बन जाता है। और वो एटम जो एक्सेप्ट करता है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं कि वो एक्सेप्टर एटम है। ठीक है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को और तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो बॉन्ड है जो कि फॉर्म होता है बिटवीन अ डोनर एंड एन एक्सेप्टर एटम। ठीक है, डोनर एंड एन एक्सेप्टर एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल में उसकी लिखते हैं अमोनिया की एग्जाम्पल। सिंपल सी एग्जाम्पल है अमोनिया की एग्जाम्पल, आप लिख लो, या कोई और आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल आती है तो आप उसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करके लिख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल कोई एक एक एग्जाम्पल मैंने इनकी इसलिए लिखी है बिकॉज ये 5 नंबर के सवाल के लिए मोर देन इनफ है। आप इन्हीं को ये अच्छे से करके लिख लो तो बहुत है। ठीक है,
अगर हम नाइट अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का क्या होता है, NH3 उसको बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3 हम बोलते हैं। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास NH3 में क्या है, एक नाइट्रोजन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, NH3, N के साथ नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो अटैच हैं। तो इस फिगर में अगर आप देखो तो पहले मैंने ड्रॉ किया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। हमेशा आउटरमोस्ट शेल को आपने देखना है। आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं उसके, 5 हैं, तो 3 तो चले गए जी इन हाइड्रोजन के साथ, ये जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो के साथ ये शेयर कर लेगा। अब कितने बचे, 2 बच गए। अब ये जो 2 इसके पास बच गए ये कौन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर को लिख लो। लोन पेयर की टर्म हम उस पेयर के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे पास बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है बट डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, उसको हम नाम दे देते हैं लोन पेयर। ठीक है, क्या मैंने कहा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज आउटरमोस्ट बॉन्डिंग इज नोन एज द लोन पेयर। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये जो NH3 का अमोनिया का जो मॉलिक्यूल था उस पे हमारे पास एक जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब एक हमारे पास आया हाइड्रोजन का आइन, हाइड्रोजन का आइन, ये H+ जो दिया हुआ ये हाइड्रोजन आइन है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का आइन है, देखो इसको मैंने आइन क्यों कहा, बिकॉज इस पे था पॉजिटिव चार्ज, H के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, आइन बन गया, तो ये हाइड्रोजन का आइन था। अब इसने क्या करना है, इसने तो फॉर्म करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि डोनर और रिसेप्टर का होता है। अब क्या हुआ नेक्स्ट पे हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन का आइन था इसने आके यहाँ पे इसके साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ ये आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है। उसके बाद क्या स्टेप आता है हमारे पास, कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या किया, अब डोनर और रिसेप्टर का हमने क्योंकि इनमें बनाना है, तो ये जो नाइट्रोजन था इसने ये जो लोन पेयर था, ठीक है, अब उसके पास ये जो लोन पेयर था ये इसने डोनेट कर दिया टू हाइड्रोजन आइन। ठीक है, इसका मतलब है कि जब उसने डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन का जो एटम है वो बन जाएगा डोनर, और हाइड्रोजन का एटम जो कि एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो एक्सेप्टर है। और इस लिंकेज को, ये जो लिंकेज डोनर से एक्सेप्टर बताया गया, देखो डोनर और रिसेप्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करके उसको दिखाना है, बाय मींस ऑफ एन एरो। एरो का जो टेल है वो पॉइंट करती है टुवर्ड्स द डोनर, और जो उसका हेड है, ठीक है, जो उसका हेड है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एरो हमें बता रहा है कि ये डोनेट हो गया है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन बन गया डोनर और हाइड्रोजन बन गया एक्सेप्टर, बिकॉज उसने ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर दिया। और इसी लिंकेज को मैंने ऊपर लेबल करके बताया हुआ है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव था तो इस होल के ऊपर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, बेशक आप इसी डायग्राम में डोनर और रिसेप्टर उसको लेबल करके बता सकते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर आपने साइड पे एरोहेड लगा के लिख देना है डोनर, और हाइड्रोजन पे आपने लिख देना है एक्सेप्टर। अच्छा, फिर हमारे पास आता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मेटालिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि हमारे पास अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अट्रैक्शन किस में होती है, अट्रैक्शन तो हमारे पास पॉजिटिव आइंस में होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे पास अट्रैक्शन होती है। तो ये वो बॉन्ड है जो कि अट्रैक्शन की वजह से फॉर्म होता है बिटवीन द पॉजिटिव आइन एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
कहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कहाँ पे होता है? मेटल में, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड का वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये हमारे पास मेटल्स में ये फिनोमिना होता है, ठीक है जी। अब इसकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो मेटल एटम, अगर हम मेटल एटम की बात करें तो मेटल में हमारे पास, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, ठीक है। क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं और उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट या एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है जिसको हम नाम दे देते हैं लैटेक्स का। आपने ये वर्ड मेटल में सुना होगा कि मेटल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरे एटम जो हैं वो एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो लैटेक्स उसको हम बोलते हैं। अब मेटल के एटम क्या करते हैं इस पूरे लैटेक्स में? ये देखो ये क्या करते हैं कि ये अपने आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर देते हैं, ठीक है। जब मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देखो उन्होंने रिमूव कर दिया तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉजिटिव आयन में, ठीक है। इसीलिए इसमें देख लो आपके पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए थे रेड कलर के जो उनके आउटरमोस्ट शेल में थे, और बीच में पॉजिटिव इसलिए बिकॉज न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होगा। और ये हमारे पास ये जो सी दिखाया हुआ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ये पूरे इस मेटल के स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। जो जो वो लूज करते रहेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल से तो वो इस पूरे मेटल के स्ट्रक्चर में आके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो उन्होंने लूज कर दिए और वो इस पूरे स्ट्रक्चर में आ गए तो उनको हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोबाइल हम किसी चीज को क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर हम इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते या किसी पर्टिकुलर एटम के साथ ही अटैच नहीं होते, ठीक है जी। इसीलिए हम क्या, मैंने पहले डेफिनेशन में कहा था कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है बिटवीन द पॉजिटिव आइंस एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटल इन अ मेटल लैटिक्स, ठीक है। उसके बाद ये आप फिगर में देख लो कि ये पूरा सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेटल के स्ट्रक्चर में बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो आती है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास आती है बात वो हम कह देते हैं लास्ट जो टाइप है वो आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बाद में बात करते हैं पहले हम दे देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये, जो कि फॉर्म हो रहा है बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक एटम जो कि जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, एक हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम जिसमें इन्वॉल्व हो एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे का क्या हो कि हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या मतलब है कि हमारे पास जो थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माने जाते हैं। पहले आ जाता है फ्लोरीन, सेकंड पे आता है ऑक्सीजन और थर्ड पे आता है नाइट्रोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कैटेगरी में टॉप पे ये एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बोल रही हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है ये आप समझ लो कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करूं तो ये कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की कि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या बात मैंने कही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या मैं कह रही हूँ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तीन मैंने बता दिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं क्यों कह रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैपेसिटी
बच्चों आवाज आ मैम प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा, आवाज बिल्कुल कट हो गई थी। रही है? मैम प्लीज दोबारा बच्चों रिपीट आवाज आ रही है करिएगा जो मेरी? भी आपने मैम प्लीज दोबारा रिपीट कौन सा वाला? करिएगा ये जो अभी आप बोल रही थी, क्योंकि आवाज कौन सा बिल्कुल। वाला? मैम ये जो भी। हाँ वो बीच में जी जी कॉल आ जी। गई थी, कहाँ से मिस हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले क्लोरीन ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है जो कि फॉर्म हो रहा है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। फिर मैंने कहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जब मैं बात कर रही हूँ तो कौन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरे पास? मैंने कहा 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पहला है नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माने जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? ये कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की कि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कि वो कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो किसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये 10:40 पे हमारी पाक अफेयर्स की भी क्लास है। अभी क्या टाइम हुआ है? मैम अभी 10:15 हुए, बस वैसे ही बताया कि 10:40 पे पाक अफेयर्स की क्लास है। अच्छा मुझे पता है, मैं फ्री कर दूंगी आप लोगों को। अच्छा, बस ये लास्ट टाइप है, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, तो हाइड्रोजन कहाँ पे थे? अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम वाटर की देखो एग्जांपल लें, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है? वाटर की अगर हम एग्जांपल लें तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो हमारे पास हम कह सकते हैं दो पेयर्स हैं। ठीक है, दो पेयर्स हैं हमारे पास, लोन पेयर्स इसके दो आगे, बाकी दो जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ वाटर में दो हमारे पास हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, अब क्या था? अब एक और हाइड्रोजन किसी भी एटम का जब इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में। तो इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर वाटर में कैसे आ रहा है कि उसको उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन को शो किया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने यही बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हमारे पास बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन एक एटम का होगा और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे जो एटम होगा उसका होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब हमारे पास कहते हैं कि इसमें अगर हम वाटर में देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं सॉरी, और 2 लोन पेयर्स हैं पर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर में फॉर्म होते हैं। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास टॉपिक था अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का पास्ट पेपर का सवाल भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि वो हमारे पास कैसा सवाल आया था। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, हम डिस्कस भी कर लेंगे अगली क्लास में। बाकी आज का टॉपिक क्लियर है? किसी को कोई इशू, किसी का कोई क्वेश्चन?